पढ़ रहे थे और सेट्स में हम लोग लगातार एक एक करके एक एक चीज़, एक एक एक्सरसाइज, एक एक प्रश्नावली, एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हुए जा रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है, तो आज हमारा जो है चैप्टर सेट्स ही चल रहा है। हमने अभी तक सेट्स में क्या क्या पढ़ लिया है, तो भाई आप लोग कहोगे कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने गुरुजी पढ़ ली है। हमने ये पढ़ा कि समुच्चय क्या होता है, हमने ये सबसे पहले पढ़ लिया है गुरुजी समुच्चय क्या होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, ये हमने गुरुजी पढ़ लिया है। फिर समुच्चय के बाद हमने समुच्चय के प्रकार भी पढ़ लिए हैं, समुच्चय के प्रकार भी पढ़ लिए हैं, समुच्चय के प्रकार भी हमने पढ़ ही लिए हैं। ठीक है जी, समुच्चय के प्रकार भी हमने पढ़ लिया है। फिर उसके बाद समुच्चय के प्रकार के बाद हम लोग कई प्रकार पढ़े, जिसमें सबसे पहला प्रकार आपका क्या था, रिक्त समुच्चय। क्या था, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। और दूसरा हमारे पास था क्या, समान समुच्चय, समान समुच्चय, समान समुच्चय, समान समुच्चय। तीसरा हमारे पास था क्या, रिक्त समुच्चय, समान समुच्चय। और उसके बाद आपका क्या था, और भी बहुत सारे समुच्चय थे। हाँ, युग्म समुच्चय, एकल समुच्चय, एकल एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। और चौथा है हमारे पास युग्म समुच्चय, युग्म समुच्चय, युग्म समुच्चय। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास समुच्चय हैं, समुच्चय के प्रकार हैं। इन समुच्चयों के प्रकार को हम लोगों ने पढ़ा है बड़े बेहतरीन ढंग से। ठीक है जी, डन। चलो, ये तो हो गया समुच्चय के प्रकार, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ पे समुच्चय के प्रकार में? और कोई समुच्चय था, और कोई समुच्चय था, और कोई समुच्चय भूल रहा हूँ मैं? रिक्त, समान, एकल, समतुल्य। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है कि गुरुजी समतुल्य। पांचवा हमारे पास क्या था, समतुल्य भी तो था, समतुल्य। और कोई बताए समतुल्य समुच्चय, और कोई बताए भाई समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय। और कोई? ठीक है, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय तो आज भी हम लोगों को पढ़ना ही है। उपसमुच्चय आज का टॉपिक भी है, क्योंकि जो हमारा अगला वाला एक्सरसाइज है वो उपसमुच्चय से रिलेटेड ही है। उपसमुच्चय एक्चुअली में सबसेट होता है, और इसको आज हम लोग ज्यादा फोकस करने वाले हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को उपसमुच्चय के बारे में पता भी होगा, क्योंकि मैंने बताए हैं, लेकिन उपसमुच्चय का बहुत बड़ा रोल अब यहाँ पे होने वाला है। ठीक है जी, चलिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है, उपसमुच्चय, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है उपसमुच्चय, 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 उपसमुच्चय। ठीक है, उपसमुच्चय मतलब क्या है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो हम कहेंगे कि ए बी का उपसमुच्चय होता है, कहलाता है। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो इस तरीके से ए जो है बी का सबसेट है, बी का सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है, यानी उपसमुच्चय है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ये जो होता है बी का सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है। अच्छा, इसको कितने लोग चाहते हैं कि एक एग्जांपल के साथ गुरुजी समझा देंगे तो ज्यादा ही बढ़िया होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यदि मानो, यदि मान लिया कि ए बराबर एक समुच्चय है, 1 2 3 और 4। ठीक है, ठीक है, तथा बी बराबर आपके पास है, बी बराबर आपके पास है, बी बराबर आपके पास है, मान लिया 1 2 3 4 और 5। तो हम ये क्या कहेंगे कि ए वाला जो समुच्चय है उनमें जो जो भी एलिमेंट है बाबू, वो क्या है, जो जो एलिमेंट है वो सभी के सभी बी में प्रेजेंट है कि नहीं, बी में प्रेजेंट? बताओ, ए के सभी समुच्चय बी में प्रेजेंट है कि नहीं? देखो बोर्ड हैंग कर रहा है, हाँ, है कि नहीं? ए के सभी अवयव बी में है कि नहीं? ए के सभी अवयव बी में है कि नहीं? है, एक भी है, एक भी है, दो भी है, दो भी है, तीन भी है, तीन भी है, चार भी है, चार भी है। ठीक है, तो ए के सभी अवयव बी में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए जो है बी का सबसेट है, यानी उपसमुच्चय है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये मैथमेटिकल भाषा हो गई। और इसको ऐसे, ए जो है बी का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय, 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 ये जो है बी का उपसमुच्चय है। हाँ, 5 नहीं है, इसीलिए तो उससे कोई मतलब नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, मतलब इसका ये मतलब होता है 5, तो इसमें और भी संख्याएं हो सकती हैं। मतलब ए के सभी अवयव हैं कि नहीं, ए के, बस तुमको ये देखना है ए के सभी अवयव बी में है कि नहीं है, तो बस ए इज द सबसेट ऑफ बी। लेकिन अगर हम यही कहते हैं, अब जैसे मान लो इसका उल्टा मैं लिखूं, मैं तुम्ही लोगों से पूछता हूं, अब ये तुम्हारे ही सवाल पे मैं जवाब दे रहा हूं, क्या बी सबसेट ए होगा? इसी का जस्ट उल्टा, क्या अब ये बताओ, क्या बी सबसेट ए भी हम कह सकते हैं? क्या बी सबसेट ए कह सकते हैं? ये कभी नहीं कह सकते, बी ए का उपसमुच्चय हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है, इसके पीछे का कारण ये है बाबू, क्योंकि बी में 1 2 3 4 5 अवयव है, और इसमें 5 भी संख्या दिख रही है और 5 इसमें नहीं दिख रही है, तो हम ये कहेंगे कि बी ए का सबसेट नहीं है गुरुजी, बी ए का सबसेट नहीं है। तो इसको ऐसे लिखोगे, बी जो है ए का सबसेट नहीं है, बी जो है ए का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो बी है, जो बी है ए का उपसमुच्चय नहीं है, का उपसमुच्चय नहीं, नहीं, उपसमुच्चय नहीं, बी जो है ए का उपसमुच्चय नहीं। ठीक है, खत्म। क्या सभी को अब उपसमुच्चय समझ में आ गया? क्या आपको सबसेट समझ में आ गया? ये इतना खतरनाक टॉपिक है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप अभी जब दूसरा अध्याय पढ़ोगे उसमें भी जरूरत पड़ेगी, अब प्लस आप जब 12th में जाओगे तो भी। हाँ, ठीक है, हाँ, इसका ये मतलब है ए जो है सबसेट बी का मतलब ये हमेशा छोटा होगा बी से, ए में कम एलिमेंट होंगे, बी में ज्यादा होंगे। मतलब ए लड़का है तो बी बाप है, ए अगर ए क्या है, बेटवा है, तो बी क्या है, बाप है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये जो है बी का उपसमुच्चय है। ठीक है भाई, चलो अब आते हैं भैया घात समुच्चय यानी पावर सेट क्या होता है। ए के उपसमुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। ठीक है, पी ऑफ ए से। घात समुच्चय को अंग्रेजी में बोलते हैं सबसे पहले पावर सेट, क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। घात समुच्चय मतलब, घात समुच्चय को अंग्रेजी में सबसे पहले तुम्हें याद रखना है कि पावर सेट बोलते हैं। इसके बाद ए के उपसमुच्चयों के समुच्चय, ए के जो उपसमुच्चय हैं उनके उपसमुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है, ए के उपसमुच्चयों का समुच्चय को क्या कहते हैं, घात समुच्चय यानी पावर सेट कहा जाता है, पी ऑफ ए कहा जाता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि एक समुच्चय एक, 1 2 लिखा हुआ है, 1 2 लिखा हुआ है, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि बताइए इसमें पावर सेट क्या होगा, इसका घात समुच्चय क्या होगा, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? चलो, इसका घात समुच्चय अगर मैं तुमसे पूछ दिया तो इसके घात समुच्चय क्या क्या हो सकते हैं?
मतलब क्या क्या समुच्चय इसके उपसमुच्चय बन सकते हैं, इसके उपसमुच्चय क्या क्या बन सकते हैं। इसका उपसमुच्चय ए बन सकता है, ध्यान देखो, इसका उपसमुच्चय बन सकता है 1, इसका दूसरा समुच्चय बन सकता है 2, सी बन सकता है 1, 2 और एक समुच्चय बन सकता है, एक समुच्चय तुम्हारा बन सकता है रिक्त समुच्चय 5। ठीक है, बताओ अब ए जो है इसको मान लेते हैं पी, इसको पी मान लेते हैं। अब ध्यान सुनना, घात समुच्चय को समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। एक घात समुच्चय है 1, 2, इसका उपसमुच्चय क्या क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि नहीं, हम ये बात लिख सकते हैं कि नहीं कि ए जो है सबसेट है पी का, ए जो है सबसेट है पी का, ये बात हम लिख सकते हैं। बताइए कितने लोग इस बात को राजी हैं, इस बात के लिए राजी हैं बेटा। मतलब 1 इसमें है कि नहीं, है कि नहीं, 1 है, ऐसे लिख सकते हैं। बी जो है सबसेट है पी का, सी जो है सबसेट है पी का, डी भी जो सबसेट होता है पी का। हमेशा रिक्त समुच्चय किसी का भी उपसमुच्चय होता है, किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय रिक्त समुच्चय होता है। ये क्या है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय हमेशा किसी सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या कह रहा है कि ए के उपसमुच्चयों के समुच्चय का, अब ये देखो इसके उपसमुच्चय कौन कौन हुए ये, अब इनका समुच्चय ही क्या कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा। अब इनका ही क्या कहलाएगा समुच्चय, इनका ही समुच्चय क्या कहलाएगा, इनका समुच्चय, इस पूरे टोटल का समुच्चय क्या कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा, है ना। अब इसका तुम घात समुच्चय लिखोगे तो क्या लिख पाओगे भैया, इसका घात समुच्चय लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसका घात समुच्चय लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसका पावर सेट लिखोगे तो इन सारे उपसमुच्चयों का समुच्चय, इन सारे उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या क्या हो सकता है, पहला 5 होगा, दूसरा 1 होगा, तीसरा 2 होगा और चौथा क्या होगा 1, 2 होगा। अब तुम्हें समझ में आ रहा है घात समुच्चय कैसे निकला। पहले जो समुच्चय दिया है उसके सारे उपसमुच्चय निकालो, सारे उपसमुच्चयों का समुच्चय, सारे उपसमुच्चयों का समुच्चय ही क्या कहलाता है, घात समुच्चय। कितना आसानी से मैंने बता दिया, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है। परिभाषा में क्या कहा है कि ए के उपसमुच्चयों के समुच्चय, उपसमुच्चयों के समुच्चय को क्या कहा जाता है, घात समुच्चय कहा जाता है। अगर इसकी परिभाषा को बड़े बेसिक तरीके से समझा जाए तो इसका परिभाषा क्या कहना चाहता है, इसमें कवि क्या कहना चाहता है, इसमें कवि क्या कहना चाहता है, उपसमुच्चयों का समुच्चय, उपसमुच्चयों का समुच्चय, उपसमुच्चयों का समुच्चय, उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है, सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय ही क्या कहलाता है, घात समुच्चय। तो ये सभी उपसमुच्चय, इस समुच्चय के सभी उपसमुच्चय ये है, इनका समुच्चय क्या कहलाया, घात समुच्चय। क्लियर है। अब देखो कितना आसानी से बता दिया। पहले देखो हमारे पास एक मेन समुच्चय है, इन सभी का उपसमुच्चय क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। इन सभी उपसमुच्चय, ये भी क्या है, उपसमुच्चय है, इन सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, इन सभी उपसमुच्चयों का एक समुच्चय बना दिया 5, 1, 2, 1, 2, ये सारे उपसमुच्चयों का समुच्चय ही क्या कहलाता है, घात समुच्चय। ठीक है। अच्छा बेटा एक मिनट, नहीं समझ में आया फिर से देखो, पगलू है तुम लोग। ये देखो मान लो कि एक समुच्चय आर दिया है, ठीक है, मान लो दिया है ए कामा बी, तो इसके उपसमुच्चय क्या क्या होंगे, अब तुम बताओ इसके उपसमुच्चय क्या क्या हो सकते हैं, उपसमुच्चय क्या क्या हो सकते हैं, अब तुम बताओ इसका उपसमुच्चय क्या क्या हो सकता है, इसका उपसमुच्चय क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले होगा 5, सबसे पहले 5 होगा, 5 मतलब रिक्त समुच्चय। सबसे पहला कोई भी क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। फिर क्या होगा, ए होगा, फिर क्या हो सकता है, बी हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, ए कामा बी होगा, होगा कि नहीं। इसके अलावा और कोई उपसमुच्चय बन सकता है, इन सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, इन सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय 5 मतलब ये सभी इकट्ठा कर लो, फिर कर्ली ब्रैकेट बना दो, इन सभी, ये सभी क्या है, उपसमुच्चय। अब इनका समुच्चय, अब इनका समुच्चय, इनका समुच्चय, इनका समुच्चय, इनका समुच्चय अब क्या कहलाया, अब ये क्या कहलाएगा, अब ये घात समुच्चय कहलाएगा। ये उपसमुच्चय नहीं होंगे, अब ये घात समुच्चय होंगे। समझ में आया, अब समझ में आया। फाई का मतलब यहाँ पे रिक्त समुच्चय है। बेटा क्या पढ़ते हो, फाई का मतलब यहाँ पे रिक्त समुच्चय है। बताया था कि नहीं बताया था, पिछले वाले क्लासेस में तो बताया था, रोजाना पढ़ते नहीं हो। फाई कहो या ऐसे 2 कर्ली ब्रैकेट बना दो, इसमें कुछ ना लिखो, इन दोनों का मतलब रिक्त समुच्चय ही होता है। समझ में आया, अब क्लियर है, अब क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, चलो अच्छा एक क्वेश्चन और देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन और। मान लो अगर यही एस बराबर, मान लो यही एस बराबर, अगर यही एस बराबर ए कामा बी कामा सी लिखा हो, तो इसका उपसमुच्चय क्या क्या हो सकता है, 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 अब बताओ इसका उपसमुच्चय क्या क्या हो सकता है। इसका उपसमुच्चय होगा 5, सबसे पहले 5 होगा, फिर क्या होगा, ए होगा, फिर क्या होगा, बी होगा, फिर क्या होगा, सी होगा, फिर क्या हो सकता है और बताओ, फिर ए कामा बी हो सकता है, ए कामा बी भी हो सकता है, बोलो हाँ जी सर। फिर क्या हो सकता है, बी कामा सी हो सकता है, बोलो बी कामा सी भी इकट्ठा हो सकता है। होने को तो गुरुजी ए कामा सी भी हो सकता है, होने को तो ए कामा सी भी हो सकता है गुरुजी, होने को तो तीनों एक साथ हो सकता है, तीनों एक साथ भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है, तीनों एक साथ भी हो सकता है। अब ये तो सारे उपसमुच्चय निकल गए। अब इन सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा। अब इसका तुम घात समुच्चय निकालोगे तो इसका घात समुच्चय क्या निकल के आएगा भैया, बताइए इसका घात समुच्चय क्या निकल के आएगा। इसका घात समुच्चय निकालोगे तो ये 5, अब इनसे समुच्चय बना दोगे। अब ये जान लो कि समुच्चय नहीं बना था, ये इधर हो गया, ठीक है। अब इन सबका समुच्चय बना दो, ए बी सी, ए कामा बी, बी कामा सी, ए कामा सी, ए कामा बी कामा सी, ठीक है, ठीक है। कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हम ये भी बताएंगे, ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले कोई भी समुच्चय रहता है तो उसका उपसमुच्चय निकाला जाता है, उस समुच्चयों का फिर समुच्चय ही क्या कहलाता है, घात समुच्चय। बड़ा आसान था, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो याद रखना है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है जरा देखो पहले, सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, यदि किसी समुच्चय में अवयव की संख्या p है तो a के घात समुच्चय के अवयव की संख्या 2 के घात p होगी, 2 के घात p होगी। अब इस बात को देखिए, इस समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी है, 2। इस समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी है, 2। बताइए अवयव की संख्या इसमें कितनी है, p में अवयव की संख्या कितनी है, 2 है।
तो भैया टोटल घात समुच्चय कितने होंगे? टोटल घात समुच्चय कितने होंगे? अरे 2 के घात 2, 2 के घात 2 यानी 4। देखो 4 है कि नहीं? 1 2 3 4 है कि नहीं? 4। कितना आसान है, कितना आसान है बेटा, आसान है ना। अब बताओ इस समुच्चय में अगर अवयवों की संख्या 3 है तो भैया कितने होंगे घात समुच्चय? कितने घात समुच्चय होंगे? बोलोगे 2 के पावर 3। जितना संख्या उसकी 2 के पावर चली जाएगी। 2 के पावर 3 यानी 8। बोलो 8 होगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है सभी को? आसान है। ठीक है, तो यही लिखा है कि अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या p है तो a के घात समुच्चय के अवयवों की संख्या 2 के घात p होगी। ठीक है, दूसरा देखो, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या p है तो a के उपसमुच्चयों के अवयवों की संख्या 2 के पावर p होगी। सेम चीज। अब देखो सेम चीज कैसे? देखो ये समुच्चय है तो घात समुच्चय भी तो 2 के पावर 2 4 ही था, और उपसमुच्चय भी तो 4 ही है। 1 2 3 4 उपसमुच्चय और घात समुच्चय दोनों बराबर ही होते हैं। ठीक है, 2 के पावर जितना भी अवयव होंगे उतना लिख देंगे। यहाँ भी देखो इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, बस। ठीक है, तो ये बात भी याद होगी कि अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या p है, q है, r है, या कितना होंगे, 2 है, 3 है, 4 है, तो उप समुच्चयों की संख्या पूछे या घात समुच्चय की संख्या लिखे? 2 के पावर समथिंग कर देते हैं। तीसरा, किसी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या p है तो a के उचित उपसमुच्चयों की संख्या, उचित उपसमुच्चय अवयवों की संख्या जो होगी 2 के पावर p, 2 के पावर p माइनस 1 होगा, 2 के पावर p माइनस 1 होगा, 2 के घात p माइनस 1 होगा। ठीक है, 2 के घात p माइनस 1 कर देंगे। उचित उपसमुच्चय अगर पूछेगा, उचित उपसमुच्चय पूछेगा तो 2 के घात p जो है उसमें से 1 माइनस कर दोगे, बस। ठीक है, क्लियर है भैया? चलिए अब एक सवाल हो जाए, एक सवाल हो जाए। चलिए सवाल मैं पूछता हूँ। सवाल ये है, यदि यदि n बराबर 4 तो कुल कुल घात समुच्चय समुच्चय में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या कितनी है? कुल अवयवों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए भैया 4, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 16, डी ऑप्शन 32। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यदि ए में अवयवों की संख्या 4 है तो कुल घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो आप लोग क्या जवाब दोगे? 16। ठीक है, 2 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 2 के पावर क्या हो जाएगा? 4, और 2 के पावर 4 मतलब 16। ठीक है, 2 के पावर 4 का मतलब 16। ठीक है जी, 101% क्लियर है सभी को, किसी प्रकार का कोई इशू? ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है भाई। चलो अब एक लाइन आती है, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक, सार्वत्रिक मतलब, सार्वत्रिक का मतलब यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब समझते हो? पूरा ब्रह्मांड। यूनिवर्सल का मतलब समझ रहे हो? यूनिवर्सल का मतलब समझ रहे हो? यूनिवर्सल का मतलब समझ रहे हो? ब्रह्मांड की बात कर रहा है, जिसे ब्रह्मांड में सारी चीजें आ जाती हैं, सारे नर किन्नर देव दानव मनुष्य पशु पक्षी सब कुछ आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? सब सार्वत्रिक समुच्चय मतलब पूरे पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, सीधी सीधी बात है। अब इसमें क्या ही करना चाहता है, क्या पूछना चाहता है? किसी संदर्भ में कोई समुच्चय जो सभी उपसमुच्चयों का अधिसमुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे यस और यू। सार्वत्रिक समुच्चय को किससे डिनोट करते हैं? यू से। सार्वत्रिक समुच्चय को किससे डिनोट करते हैं गुरुजी? यू से। सार्वत्रिक समुच्चय को किससे डिनोट करते हैं? यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं? यू से। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं? बताइए, यू से भैया, यू से। ठीक है, तो सार्वत्रिक समुच्चय वही समुच्चय कहलाता है कि भैया जो भी लिखा है, जो पूरा एक समुच्चय लिखा है, उसमें जितने भी छोटे छोटे अगर समुच्चय हैं वो सब समाहित हो जाए। जैसे एक एग्जांपल, जैसे u बराबर आपके पास दिया है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, a बराबर क्या है? 1 2, b बराबर क्या है? 3 4, मान लो c बराबर क्या है? 5 6 7। तो आप इस बात से क्या कह सकते हैं? ये छोटे छोटे प्यादे हैं, है ना, ये सभी के सभी क्या हैं? यूनिवर्स में समाहित हैं। ये 1 2 भी इसमें है, 3 4 भी इसमें है, 5 6 7 भी इसमें है। मतलब नर देवता मनुष्य, और क्या देवता हो गए, मनुष्य हो गए, और किन्नर हो गए। ठीक है, समझ रहे हो ना? नर देव हो गए, नर हो गए, और किन्नर जो भी हैं, असुर जो भी हैं, सब के सब इसी में समाहित हो जाएंगे, इसी ब्रह्मांड में। समझ रहे हो? यूनिवर्स मतलब सबका बाप। यूनिवर्स का मतलब सबका बाप। ठीक है, क्लियर? यूनिवर्स का मतलब समझ गए? यूनिवर्स मतलब यू से डिनोट करते हैं, इसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब सभी समुच्चयों का बाप, ऐसे समझ सकते हो। सभी समुच्चयों का बाप क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ठीक है, 8 रहता तो उससे कोई मतलब नहीं, वो तो भैया पूरा अनंत है ना। ये तो मैंने बस एक संख्या, एक एग्जांपल लिया। 8 9 10, ये तो बहुत सारी संख्या हो सकती है, सारी कुछ भी हो सकता है। अब इसमें सारी की सारी चीजें समाहित हैं, ए भी समाहित है, बी भी समाहित है, सी भी समाहित है, सब कुछ समाहित है। तो जब सारे समुच्चय एक बड़े समुच्चय में समाहित हो जाते हैं, तो जिस बड़े समुच्चय में समाहित होते हैं उसी बड़े समुच्चय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। इसमें सार्वत्रिक समुच्चय कौन निकला? सबका बाप कौन निकला? यू। यानी यही क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय। क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है भैया, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, मैं मेरी बात करता हूँ। ठीक है भाई, अब 1.3 तुम लोग लगाओ, हलवा है सब। इसमें 3 पॉइंट बस हमने पढ़ा है, अभी रिवीजन कर देता हूँ। बस एक पहला सवाल करवाऊंगा, उसके बाद कल कराऊंगा। ठीक है, चलो कल शायद छुट्टी रहेगी मेरी, है ना, वीक ऑफ है। बाकी देखते हैं। अब यहाँ देखो, रिक्त स्थानों में प्रतीक, कौन सा प्रतीक स्थान भाई? ये होगा अपनी किताब में, देखिए ये वाला होगा साइन। सबसेट का, उप समुच्चय का चिन्ह भरना है, उप समुच्चयों का चिन्ह भरना है। अब तुम एक बात बताओ, यहाँ पे 2 3 4 लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा है, तो ये 2 3 4 ये सब के सब इसमें आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ये 2 3 4 इसमें आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। तो इसमें कौन सा चिन्ह होना है? ये वाला कि ये वाला? ये वाला ना। ठीक है, यहाँ ए बी सी है, यहाँ बी सी डी है, तो बी है, यहाँ भी बी है, सी है, सी है, लेकिन ए नहीं है। जब ए नहीं है तो भैया इट इज नॉट सबसेट। सबको समझ में आ रहा है? कितना आसान तो है, क्लियर है ना? अब बताओ और कुछ चाहिए? हमको लगता है कर लोगे। चलो तीसरा वाला उत्तर बताओ, होगा कि नहीं?
कौन वाला चिन्ह लगेगा? कौन सा चिन्ह लगेगा भैया बताइए? चलो बताओ, इसमें क्या होगा? यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, मान लो कोई विद्यालय है जिसका नाम है रहरिया इंटर कॉलेज, ठीक है? रहरिया इंटर कॉलेज, सपोज दैट रहरिया इंटर कॉलेज, ठीक है? रहरिया इंटर कॉलेज, ठीक है? रहरिया इंटर कॉलेज, ठीक है? मान लो किसी स्कूल का नाम है रहरिया इंटर कॉलेज। रहरिया इंटर कॉलेज में एक बच्चे की बात हो रही है, यक्ष सच दैट यक्ष आपके विद्यालय कोई एक बच्चा की बात हो रही है, वो बच्चा कक्षा 11 है, रहरिया इंटर कॉलेज के कक्षा 11 का विद्यार्थी है। और दूसरा क्या कह रहा है? यक्ष सच दैट यक्ष आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, यहाँ कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है आपके विद्यालय की, ये सिर्फ कक्षा 11 रहरिया इंटर कॉलेज के कक्षा 11 की बात किया जा रहा है, और ये पूरे उसी रहरिया इंटर कॉलेज के विद्यार्थी की बात किया जा रहा है। तो ये मान लो स्कूल हो गया, स्कूल में तो बहुत सारे क्लास होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सिर्फ 11 की बात कर रहा है, और ये पूरे स्कूल, तो ये कक्षा 11 क्या पूरे स्कूल में समाहित हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वो पूरे स्कूल की बात ही तो कर रहा है, तो इसमें क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? यक्ष इस प्रकार है कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। यक्ष इस प्रकार है कि एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो क्या बताइए इसमें सबसेट होगा कि नहीं होगा? अब देखिए इसमें क्या बोला है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, समतल में स्थित एक वृत्त है। यहाँ पे क्या बोला है कि एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब देखो ये सिर्फ 1 इकाई वाली त्रिज्या की बात कर रहा है, ये पूरे एक वृत्त की बात कर रहा है, तो ये तो छोटा हो गया, ये वाला छोटा हो गया ना, ये तो 1 ही इकाई वाली की बात कर रहा है, 1 ही इकाई की बात कर रहा है, तो ये गलत बात हो गई ना। तो यहाँ पे तो क्या होगा? नॉट सबसेट। क्या होगा? नॉट सबसेट। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, किसी समतल में एक क्या है? एक त्रिभुज है, और यहाँ पे क्या है? किसी समतल में स्थित एक आयत है। भैया त्रिभुज और आयत में क्या अंतर है भैया? ये तो ईर घाट, ये तो वीर घाट, तो भैया सबसेट होगा कि नॉट सबसेट होगा? मतलब अब ये तो त्रिभुज की बात कर रहा है ईर घाट, और ये भैया आयत की बात कर रहा है, तो त्रिभुज में कुछ 3 भुजाएं होती हैं, उसमें 4 भुजाएं होती हैं, तो भैया इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो इसमें बोलोगे नॉट सबसेट। सिंपल। किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर है, सारी भुजाएं बराबर है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, बताइए यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला है, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब सिर्फ बराबर वाले, जिसमें बराबर भुजाएं होती हैं, और इसमें क्या कर रहा है? किसी समतल स्थित में एक त्रिभुज है, इसमें सभी त्रिभुज के बारे में बात किया जा रहा है, इसमें तीनों मतलब सभी तरह के त्रिभुज की बात किया जा रहा है, और इसमें समबाहु की बात किया जा रहा है सिर्फ एक, तो भैया ये वाला तो इसी में समाहित हो जाएगा ना, ये इसमें तो सभी त्रिभुज के बारे में बात किया जा रहा है, सभी त्रिभुजों के बारे में बातचीत की जा रही है ना भाई, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो सबसे लास्ट, यक्ष इस प्रकार है कि एक समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या क्या होती है? 2 4 6 8 10 टिक 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 टिक, यही होता है समप्राकृत संख्या, यही होती है। और यक्ष इस प्रकार है कि एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक क्या होती है? -1 -2 -3 -4 डैश 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 0, है ना, यही तो होती है, यही तो होंगी। तुम बताओ -1 -2 -3 -4 0 1 2, है ना, 2 3 डैश डैश डैश, बहुत सारी संख्या हो जाएंगी ना, तो ये सारी संख्या तो पूर्णांक है, और ये तो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या से इससे क्या मैच? कोई मैच है? ये ईर घाट वो वीर घाट, तो भैया क्या होगा? क्या होगा? ये सबसेट होगा कि नहीं होगा? पूर्णांक में एक बात याद रखना, पूर्णांक में याद रखना, धनात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं, पूर्णांक में धनात्मक ऋणात्मक सभी संख्याएं आ जाएंगी ना, इसमें तो -1 -2 -3 मान लो ये ऋणात्मक संख्या है, फिर 0 1 2 3 4 डैट डैट ये सारी संख्या भी होंगी। अब ध्यान सुनना, हमें तो 2 4 6 8 10 चाहिए ना, 2 4 सभी सभी सम प्राकृत संख्या चाहिए ना, इवन इवन पॉजिटिव नंबर ना, इवन नेचुरल नंबर चाहिए ना, सम प्राकृत संख्या मतलब 2 4 6 8 10। अब ये 2 4 6 8 10 क्या है? इसमें तो होंगे ही होंगे ना, सभी के सभी संख्याएं होंगे, सभी पूर्णांक हैं, सभी ऋणात्मक धनात्मक सारी संख्याएं हैं, तो ये 2 4 6 8 10 सभी के सभी तो इसमें है, सभी के सभी हैं, तो यानी इसका मतलब सबसेट हो गया। ठीक है, क्लियर है? बस ये प्रश्नावली प्रश्नावली 1.3 का ये पहला सवाल था जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके आगे वाले जो भी सवाल हैं वो हम कल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं बस होमवर्क दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप कर ले जाओगे, कर ले जाओगे, कर ले जाओगे, कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं कल करा दूंगा। तो हमने आज 3 चीज पढ़ा बेटा, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, इसलिए जरूरी है पहले रिवाइज करना। हमने आज देखो क्या पढ़ा, सबसे पहले उपसमुच्चय पढ़ा, क्या पढ़ा? उपसमुच्चय पढ़ा। उपसमुच्चय सबको समझ में आ गया? उपसमुच्चय को कहते हैं सबसेट, क्या बोलते हैं गुरुजी? सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं उपसमुच्चय, यानी ए इज द सबसेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब देखो हमने दूसरा चीज क्या पढ़ा है भैया? घात समुच्चय। दूसरा चीज क्या पढ़ा है? घात समुच्चय। घात समुच्चय में क्या भैया? घात समुच्चय में यानी पावर सेट, पावर सेट में हमने क्या पढ़ा? पावर सेट में क्या पढ़ा भैया? आप अगर देखोगे तो पावर सेट में हमने ये बोला कि सभी समुच्चयों का, सभी उपसमुच्चयों 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 का समुच्चय, सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय कहलाता है, कहलाता है। सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद हमने हमने 3 पॉइंट पढ़े, कुल कुल घात समुच्चय में, समुच्चय में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी होती है बताइए? कुल घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 के का भाव 2 के भाव कह रहे हैं, 2 के घात p होता है। और दूसरा क्या है? कुल कुल उपसमुच्चयों में, उपसमुच्चयों में, उपसमुच्चयों में अवयवों की, अवयवों की, कुल उपसमुच्चयों में अवयवों की संख्या, संख्या कितनी होती है? 2 के घात p होती है। ठीक है। तीसरा हमारे पास है भैया, तीसरा हमारे पास है कुल उचित उपसमुच्चयों की संख्या,
कुल उचित समुच्चयों की संख्या, मैंने जो भी लिखा था, उचित उपसमुच्चयों में अवयवों की संख्या कितनी है, 2 के घात p - 1। ठीक है, ये 3-4 चीजें जो है मैंने आपको बताई है। ठीक है, बेसिकली नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली 1.3। ठीक है जी, प्रश्नावली 1.3 हम लोग कर रहे हैं और वही हम लोग करेंगे। ठीक है, हम लोग कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग कंप्लीट कर देंगे पूरी तरह से। ठीक है जी, डन है, डन है, मजा आ गया, सबको समझ में आ गया। 3 चीजें पढ़ा है, उसी को जाकर रिपीट करिएगा, एक बार और पढ़िएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।